नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। राजस्थान में गैंगस्टर का क्राइम नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। लॉरेंस गैंग राजस्थान का सबसे बड़ा क्राइम नेटवर्क। जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में रात को घूमने पर डीएम ने क्यों लगाया बैन, वजह जान लीजिए। मराठा आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी है शरद पवार, उन्होंने समुदाय को फायदे के लिए लड़ाया, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी सरकार ने लिख दी स्क्रिप्ट, पहले ही कैबिनेट में चला मास्टर स्ट्रोक। हिमाचल के ऊना में भीषण अग्निकांड, झुग्गियों में लगी आग, जिंदा जलने से 9 महीने के बच्चे सहित 3 की मौत। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा क्राइम नेटवर्क है। यह नेटवर्क चलाने के लिए लॉरेंस गैंग के 3 साथी सबसे चर्चित है। रोहित गोदारा, संपत नेहरा और वीरेंद्र चारण क्राइम की प्लानिंग से लेकर रुपयों की हिसाब किताब और हथियारों की सप्लाई का जिम्मा खुद उठाते हैं ये लोग। राजस्थान में गैंगस्टरों का क्राइम नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। पिछले 6 साल के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान में काफी सक्रिय हो चुकी है। इसका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक दहशत फैलाने वाली वारदातों को ये अंजाम दिए जा रहे हैं। हाल ही में बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में भी लॉरेंस गैंग से तार जुड़े होने की बात सामने आई है। हालांकि इस हत्याकांड के मामले में 2 शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन हाल ही में गठित राजस्थान की बीजेपी सरकार के लिए राजस्थान में लॉरेंस गैंग का नेटवर्क कड़ी चुनौती बन गया है। अब यही सवाल है कि बीजेपी सरकार इस क्राइम नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या-क्या पैंतरे अपनाती है। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि लॉरेंस गैंग के 3 बड़े गुर्गों के बारे में जो फिलहाल सुर्खियों में है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुख्य चेहरा रोहित गोदारा है, जिसकी राजस्थान में इस गैंग के साम्राज्य को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। गोदारा बीकानेर के कपूरीसर का रहने वाला है। रोहित गोदारा, जिसका वास्तविक नाम रावताराम स्वामी है, गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी माना जाता रहा है। रोहित के माध्यम से लॉरेंस रंगदारी के लिए बड़े बड़े कारोबारियों को रोहित गोदारा राजू ढेहट का दाया हाथ रह चुका है, लेकिन राजू की हत्या के बाद रोहित लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया। फिलहाल जेल से छूटने के बाद रोहित गोदारा ने दुबई होने की बात उसकी सामने आई है। हाल ही में गोगामेडी हत्याकांड को लेकर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दूसरा सक्रिय सदस्य संपत नेहरा है, जो राजस्थान के चूरू जिले। बता दें कि गोगामेडी हत्याकांड से पहले ही पंजाब पुलिस ने इसे संपत नेहरा से आउटपुट लेकर राजस्थान पुलिस को संकेत दिए थे, लेकिन पुलिस ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। संपत नेहरा फिलहाल बठिंडा जेल में बंद है। बताया जाता है कि संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई की कमाई का सारा हिसाब रखता है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि हत्या की साजिश संपत जेल में बैठे बैठे ही तय करता है कि कौन सा शूटर कैसे हत्या को अंजाम देगा। वीरेंद्र चारण गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तीसरा प्रमुख चेहरा है। वीरेंद्र चूरू के बोबासर का रहने वाला है। इसका मुख्य कार्य हथियारों की सप्लाई करना है। गैंग की ओर से जिसकी हत्या की साजिश रची जाती है, उसके शूटरों को वीरेंद्र ही हथियार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा भी वीरेंद्र राजस्थान से बाहर के कई राज्यों में आधुनिक हथियारों की सप्लाई करता है। बताया गया है कि वीरेंद्र ने राजू ढेहट की हत्या में भी शूटरों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। वीरेंद्र पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वीरेंद्र भी गोगामेडी की हत्याकांड को लेकर वांछित है। पिछले 6 सालों में लॉरेंस गैंग की राजस्थान में लगातार ताकत बढ़ती जा रही है। लॉरेंस टीम
टीम के साथ बड़े ही प्लानिंग से वारदातों को अंजाम दिलवाता है। इसके लिए उसने अपने गुर्गों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रखी है, जो हत्या की साजिश को अंजाम देने में अपनी अलग अलग भूमिका निभाकर बड़े पेशेवर अंदाज से घटना को अंजाम देते हैं। वर्ष 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसके जितने भी साथी थे वह सब लॉरेंस गैंग से मिल गए। इसके अलावा भी अन्य छोटी मोटी गैंग भी लॉरेंस गैंग में शामिल हो चुकी। इसके कारण लॉरेंस का राजस्थान में अपराध का साम्राज्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक राजस्थान में लगातार देखने को मिल रहा है। इस गैंग के गुर्गे राजस्थान डीलरों को रंगदारी के लिए धमकाते हैं। ऐसे राजस्थान में कई मामले सामने आए हैं जहां उन्होंने 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। हाल ही में करनी राजपूत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी रोहित गोदार ने जिम्मेदारी ली है। यही नहीं, लॉरेंस गैंग का आतंक राजस्थान से बाहर भी दिखाई दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। इसके अलावा बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकी दे चुका है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे जैसलमेर जिले से बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ के डीएम ने 2 महीने के लिए रात में घूमने पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध सरहदी इलाकों में बॉर्डर से सटे 5 किलोमीटर के एरिया में लागू होगा। जानेंगे, बताएंगे आपको कि जैसलमेर डीएम ने क्यों लिया है ये फैसला। देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसको लेकर जहां सरहद के रखवाले 24 घंटे बॉर्डर पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं, इसी बीच भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे जैसलमेर जिले के कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसको लेकर उन्होंने बॉर्डर एरिया में रात के वक्त घूमने पर बैन लगा दिया है। उन्होंने बॉर्डर के एरिया में किसी भी प्रकार की कोई सेंधमारी ना हो, इसको लेकर रात के समय इन इलाकों में घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आदेश में कहा है कि आगामी 2 महीने तक भारत पाकिस्तान सीमा से सटे 5 किलोमीटर के एरिया में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक घूमने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश आगामी 12 फरवरी 2024 तक पूर्णतः लागू रहेगा। वहीं अगर कोई अति आवश्यक कार्य हो तो इन क्षेत्रों के बाशिंदों को संबंधित अधिकारी को इजाजत लेना जरूरी होगा। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने तस्करी, घुसपैठियों, असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों के मद्देनजर ये बैन लगाया है। यह आगामी 12 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। डीएम के इस आदेश के बाद जैसलमेर और पोखरन तहसील के किशनगढ़, तनोट, साधोवाल, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लिलोई में बैन लागू हो। इसके अलावा कारटा, खारिया, शेखर, कोट, जामराऊ, खुलियाला उर्फ खुडजन वाली, जाजिया, खारामुंगर, सोम, रोहिडोवाल, लोहार, आसूदा, धोरोई, किरड़वाली, जियाऊ, केरला में भी प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं बन्नाऊ, बसना, बिरयारी, मीठी खुई, भूंग, मुरार, धनाना, लोनार, पोछिना, करडा, गोधुमावा, घुटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुरीली, बाहला, भारेवाला, दातुवाला, बोहारावाला, मालासर, म्याजलार, रायचंदवाला और खुरिया बेरी सहित सरहद के अन्य इलाकों में ये बैन रहेगा। महाराष्ट्र आरक्षण के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर हमला बोला है। फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार का इंटरेस्ट केवल अलग अलग समुदायों को लड़ाने में है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर निशाना साधा। फडणवीस ने शनिवार को कहा कि समुदाय की मांग का सबसे बड़ा विरोधी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की ओर से हुआ। नागपुर में पार्टी पदाधिकारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो कभी भी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद मराठाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते थे। उधर फडणवीस के आरोपों पर एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब शरद पवार ने महाराष्ट्र पर शासन किया था और जब वह पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे,
तब उनके पास आरक्षण देने के कई अवसर थे। फडणवीस ने कहा कि जब बीजेपी ने 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व किया था तो हमने न केवल आरक्षण दिया था बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका सफलतापूर्वक बचाव भी किया था। फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था क्योंकि तत्कालीन सरकार मराठा आरक्षण के लिए एक मजबूत दावा पेश करने में विफल रही थी। उधर एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महायुति के नेता जानबूझकर ओबीसी और मराठा के बीच विवाद खड़ा कर रहे हैं। सरकार को आरक्षण नहीं देना है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शरद पवार का नाम लेते हैं। आव्हाड ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा कि खुद की असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना उनका पहले से ही काम रहा है। आव्हाड ने फडणवीस को चुनौती दी है कि वह शरद पवार की ओर से मराठा आरक्षण के विरोध में एक बार फिर दिए गए बयान को साबित करे। शनिवार को ठाणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आव्हाड ने कहा कि शरद पवार ही है जो सबसे पहले मराठा आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं। मराठों की पहले की स्थिति और अब की स्थिति अलग हो चुकी है, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, ऐसे में उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन शिंदे सरकार मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सह्याद्री जैसे खड़े शरद पवार को बेवजह निशाना बनाती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार का गठन हो गया है। सरकार ने पहले कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख लोगों को घर देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बीजेपी ने लोकसभा की तैयारी अब शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता में लौटते ही भाजपा ने वादों को पूरा करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता की पटकथा लिखने की शुरुआत भी कर दी गई है। राज्य के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों में से 54 पर जीत दर्ज की थी और बहुमत के आंकड़ों से तो काफी आगे रही। सत्ता की कमान संभालते ही राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। पहले तो उन्होंने भाजपा की घोषणा पत्र की प्रति राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंपी और वादों को कैसे पूरा किया जाए इसका खाका खींचने के निर्देश दिए। एक तरफ जहां घोषणा पत्र के अनुसार नई सरकार ने कदम आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर पहले ही कैबिनेट में आवासहीनों को 18 लाख से अधिक आवास मुहैया कराने को मंजूरी दे दी गई है। कुल मिलाकर नई सरकार ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह काम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेजी से किया जा रहा है। भाजपा की पहली कैबिनेट के बाद कांग्रेस ने हमला बोला और संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने किसानों महिलाओं के लिए किए गए वादों पर सरकार द्वारा कोई फैसला न किए जाने पर सवाल उठाए और कहा किसानों की धान खरीदी से पहले यह निर्णय लिया जाना जरूरी था। खरीदी केंद्रों तक निर्देश नहीं पहुंचेंगे तो किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, मगर सरकार ने इसे प्राथमिकता से नहीं लिया। राज्य में सरकार गठन को लेकर भाजपा ने जातीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की है। राज्य में आदिवासी वर्ग सबसे बड़ी तादाद में है, लिहाजा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी वर्ग के विष्णुदेव साय को सौंपी गई है। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस लगातार पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रही थी, जिसका जवाब देने के मकसद से उप मुख्यमंत्री अरुण साव को बनाया गया है। इतना ही नहीं, हिंदूवादी छवि के नेतर युवा विजय शर्मा जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में भाजपा को बड़ा बहुमत मिला है, तो अब सरकार को वादों को पूरा करना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। राज्य के लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से वर्तमान में भाजपा के पास 9 है और पार्टी की कोशिश होगी कि वह सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करे। तब यह संभव तभी होगा जब किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। यही कारण है कि भले ही पूरे मंत्रिमंडल का गठन न हुआ हो, लेकिन वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने कदम जरूर बढ़ा दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में प्रवासी मजदूरों की झोपड़ियों में आग लगने से एक महिला और उसके नवजात बेटे समेत 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये घटना हरोली क्षेत्र के कलुआ गांव में शनिवार रात हुई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत
बाथू के केलुआ बाजार गांव में शनिवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड में 9 महीने के बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार का एक परिवार करीब 1 महीना पहले ही मेहनत मजदूरी करने के लिए इस जगह पर आया था और झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया। सर्दी ज्यादा होने के चलते शनिवार रात परिवार के लोगों ने झोपड़ी के अंदर सेकने के लिए आग जलाई हुई थी। संभवतः इसी आग के चलते उनकी झोपड़ी में आग भड़क गई। देखते ही देखते अग्नि ने रौद्र रूप धारण कर लिया और आसपास की 2 अन्य झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान झोपड़ियों में सो रहे विजय शंकर और उनकी पत्नी सुमित देवी, 9 महीने का बेटा अंकित और विजय शंकर की साली 5 वर्षीय नैना आग की जद में आ गई। जब तक प्रवासी श्रमिक कुछ समझ पाते और इन लोगों को बचाने का कोई प्रयास शुरू कर पाते, तब तक सुमित देवी, नैना और अंकित की मौत हो चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद श्रमिकों ने घायल विजय शंकर को अधजली हालत में बाहर निकाला। उसे तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में उपचाराधीन कराया गया। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को इस अग्निकांड की सूचना मिली थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बीते कुछ समय से आतंकी हमलों की घटनाएं बढ़ रही है। खास तौर से पाकिस्तानी सेना और पुलिस के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले हुए हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर और कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने टीटीपी को चेतावनी देते हुए सार्वजनिक तौर पर बयान भी जारी किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए भी कई दफा इस तरह की टिप्पणियां की थी, जो विवादों की वजह बन गई थी। खास तौर पे प्रवासियों को लेकर वह आक्रामक है। ट्रंप कहते हैं कि 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अमेरिका के हित के लिए कई नीतियां बनाई थी, जिन्हें मौजूदा बाइडेन सरकार ने खत्म कर दिया है। ऐसे में वो फिर से सत्ता में आए तो इस और काम करेंगे। आतंकी संगठनों को पनाह देता रहा पाकिस्तान अब खुद ही आतंक की मार सह रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी और उससे जुड़े संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में आर्मी बेस पर हमला कर 20 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला गया था। टीटीपी के बढ़ते खतरे से घबराए पाकिस्तान ने यूएन में गुहार लगाई है, इस संगठन तक पहुंचते रहे हथियारों की जांच कराई जाए। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र पैनल से यह पता लगाने की गुजारिश की है कि प्रतिबंधित संगठन टीटीपी उनके देश में आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए आधुनिक हथियार कैसे हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के उपस्थायी प्रतिनिधि उन्मान जादून ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अवैध तस्करी और हथियारों के दुरुपयोग पर बहस के दौरान कहा कि टीटीपी जैसे आतंकवादी समूहों के पास आसानी से हथियार पहुंच रहे हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में हमले करने के लिए हो रहा है। इसमें ये पता करना भी जरूरी है कि इनके पास ये आधुनिक किस्म के हथियार अवैध बाजारों से आ रहे हैं या उन्हें उन संस्थाओं से मिल रहे हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या देश को अस्थिर करना चाहते हैं। टीटीपी ने यह हथियार कैसे हासिल किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा, ये हम सभी जानते हैं कि आतंकवादी उन उन्नत हथियारों का निर्माण नहीं करते हैं, वे उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों या देशों को अस्थिर करने के इरादे से अवैध बाजारों या संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे में सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वे इन हथियारों के अवैध व्यापार, हस्तांतरण और विचलन को रोकने के लिए उपाय करें। दुनिया भर में शांति के लिए ये जरूरी है। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में अमेरिका के सामने भी टीटीपी के खतरे का मुद्दा उठाया गया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी दौरे पर गए पाक के सेना प्रमुख असीम मुनीर की इस अमेरिका यात्रा का एक बड़ा मकसद टीटीपी के आतंकी है। मुनीर चाहते हैं कि टीटीपी को खत्म करने में अमेरिका उनकी मदद करे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार से भी लगातार टीटीपी पर लगाम कसने के लिए कहा है। पाकिस्तान की ओर से टीटीपी के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का संकेत भी कई बार दिया जा चुका है। घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते काफी तेजी देखने को मिली थी। विदेशी निवेशकों ने इस दौरान $2 अरब से अधिक पूंजी भारतीय बाजार में झोंकी। अब आपको बताएंगे अगले हफ्ते कैसी रह सकती है बाजार की चाल।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। ट्रंप ने कहा कि अप्रवासी हमारे देश अमेरिका के खून में जहर घोल रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। शनिवार को न्यू हैम्पशायर के डरहम में एक रैली में बोलते हुए रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने ये बात कही है। ट्रंप की इस टिप्पणी को उनके राजनीतिक विरोधियों ने भड़काऊ और विभाजनकारी भाषा कहते हुए आलोचना की है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रंप को इस बयान को नाजी विचारधारा से प्रेरित और अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाला कहा है। ट्रंप ने अप्रवासियों के लिए कहा, वे पूरी दुनिया में मानसिक संस्थाओं और जेलों में जहर घोलते हैं, न केवल दक्षिण अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में है। वे हमारे देश में अफ्रीका से, एशिया से, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में अवैध रूप से अमेरिकी सीमा के अंदर लोग आ रहे हैं, इन पर लगाम लगाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर वह आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों पर वे नकेल कसेंगे। ट्रंप लोगों को राष्ट्रपति रहते हुए कई इस्लामी और अफ्रीकी देशों के लोगों के अमेरिका आने पर रोक के अपने फैसले को भी याद दिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले अक्टूबर में भी इसी तरह की टिप्पणियां की थी जब उन्होंने अमेरिका समाज के उन वर्गों को कीड़े जैसा कहा था जो उन्हें नापसंद थे। ट्रंप ने कम्युनिस्टों, मार्क्सवादियों को जड़ से उखाड़ने की कसम खाते हुए कहा था कि ये हमारे देश के भीतर के कीड़े की तरह है जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और चुनाव में धोखाधड़ी करते हैं। ट्रंप की टिप्पणी की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा करते हुए कहा था कि उनकी भाषा वही है जो नाजी जर्मनी में इस्तेमाल होती है। डोनाल्ड ट्रंप अगला साल 2024 में अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने की दौड़ में काफी आगे नजर आ रहे हैं। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पोल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रमुख राज्य में आगे चल रहे हैं। रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में बाइडेन से ज्यादा पसंद किए जाने की बात कही गई है। रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल के सैम बहादुर ने 16वें दिन कितनी कमाई की है? एनिमल ने 16वें दिन 13 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई 800 करोड़ पार हो गई। वही सैम बहादुर अब वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की ओर बढ़ रही है। इनमें से 16वें दिन देश भर में 4.5 करोड़ कमाए। घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीएसई का सेंसेक्स 1600 अंक से अधिक तेजी के साथ 71,000 अंक के पार चला गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5 दिन में भारतीय बाजार में 21,641 करोड़ रुपए यानी 2.6 अरब डॉलर की खरीदारी की। दिसंबर में विदेशी निवेशक अब तक दलाल स्ट्रीट में करीब 4 अरब डॉलर झोंक चुके हैं। अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व ने अगले साल ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है। इससे पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी रही। इस दौरान बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 8.55 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 357.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। अधिकांश जानकारों का कहना है कि घरेलू और ग्लोबल फैक्टर्स के कारण भारत में निकट भविष्य में पूंजी का प्रवाह जारी रहने की उम्मीद है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि भारत एफपीआई के लिए टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में यह आम राय है कि भारत में उनके लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। कृष्ण कुमार कड़वा ने कहा कि दुनिया में ब्याज दरों में गिरावट शुरू होने के साथ ही अमेरिका से दूसरे देशों को फ्लो शुरू हो जाएगा और भारत को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। जानकारों का कहना है कि घरेलू मोर्चे पर किसी प्रमुख घटनाक्रम के अभाव में अगले हफ्ते शेयर बाजारों की दिशा वैश्विक रुझान और एफपीआई की गतिविधियों से तय होगी। ऊंचे मूल्यांकन की वजह से निकट अवधि में बाजार में कुछ गिरावट आ सकती है। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के शोध प्रमुख संतोष मीना ने कहा, पिछला सप्ताह मुख्य रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत घटनाक्रम से प्रभावित था। अब सभी का ध्यान बैंक ऑफ जापान के नीतिगत फैसले पर है जिसकी घोषणा 19 दिसंबर को होगी। मीना ने कहा कि इसके अलावा कच्चे तेल के दाम और अमेरिका चीन के वृहद आर्थिक आंकड़ों
बाजार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत तापसे ने कहा कि तकनीकी रूप से अत्यधिक खरीदी की स्थितियों के कारण निकट अवधि में बाजार नीचे आ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि बाजार के लिए निकट अवधि का दृष्टिकोण तेज ऋणों के पक्ष में बना हुआ है। विशेषज्ञों ने कहा कि सकारात्मक खबरों मसलन सितंबर तिमाही में जीडीपी की 7.6% की वृद्धि दर, विनिर्माण पीएमआई के बढ़कर 56 तक पहुंचने, ब्रेंट कच्चे तेल के दाम घटकर $76 प्रति बैरल तक आने और एफपीआई की लिवाली से बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 1658.15 अंक या 2.37% के लाभ में रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 487.25 अंक या 2.32% चढ़ गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 969.55 अंक या 1.37% उछलकर 71,483.75 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान यह 1091.56 अंक या 1.54% बढ़कर 71,605.76 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। शुक्रवार को सेंसेक्स पहली बार 71,000 अंक के पार बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 273.95 अंक या 1.29% चढ़कर 21,456.65 के अपने नए शिखर पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान यह 309.6 अंक या 4.46% बढ़कर 21,492.30 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीएसई का सेंसेक्स 1600 अंक के अधिक तेजी के साथ 71,000 अंक के पार चला गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5 दिन में भारतीय बाजार में 21,641 करोड़ रुपए यानी 2.6 अरब डॉलर की खरीदारी की। दिसंबर में विदेशी निवेशक अब तक दलाल स्ट्रीट में करीब 4 अरब डॉलर छोक चुके हैं। अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व ने अगले साल ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया, इसलिए पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी रही। इस दौरान बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 8.55 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 357.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। अधिकांश जानकारों का कहना है कि घरेलू और ग्लोबल फैक्टर्स के कारण भारत में निकट भविष्य में पूंजी का प्रभाव जारी रहने की उम्मीद है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट के विजय कुमार ने कहा कि भारत एफपीआई के लिए टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर ने 16वें दिन कितनी कमाई की है, आपको बताते हैं कि एनिमल ने 16वें दिन 13 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई 800 करोड़ पार हो गई है। वहीं सैम बहादुर की बात करें तो सैम बहादुर अब वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की ओर बढ़ रही है और इसने 16वें दिन देश भर में 4.5 करोड़ कमाए। संदीप रेड्डी वाघा की फिल्म एनिमल 16 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है। फिल्म वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और देश भर में 500 करोड़ से चंद कदम दूर है। वही विकी कौशल की सैम बहादुर धीरे धीरे ही सही पर 100 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को एनिमल ने सबसे कम कमाई की थी, जिससे हर कोई हैरान था, लेकिन 16वें दिन इसने तगड़ा जंप लगाया और अच्छी कमाई कर डाली। आइए आपको बताते हैं कि 16वें दिन यानी 16 दिसंबर को एनिमल और सैम बहादुर ने कितने करोड़ का बिजनेस किया। मालूम हो कि एनिमल और सैम बहादुर 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। जहां एनिमल 100 करोड़ के बजट में बनी है, वही सैम बहादुर का बजट 55 करोड़ रुपए है। इसे मात्र 1800 से 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जबकि रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर एनिमल में देश भर 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। एक रिपोर्ट्स की माने तो एनिमल ने 16वें दिन 13 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इससे एक दिन पहले इसका कलेक्शन सिर्फ 8 करोड़ रुपए था। हालांकि शुरुआती दिनों के मुकाबले एनिमल की यह कमाई काफी कम है, पर ये कहावत है ना कि बूंद बूंद से भरे तालाब, तो धीरे धीरे ही सही फिल्म देश भर में 500 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। फिल्म ने 16वें दिनों में 498.14 करोड़ कमा लिए हैं। अब 500 करोड़ क्लब से यह कुछ ही कदमों की दूरी पर है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो एनिमल ने 16 दिनों में 817.36 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। यह
इस मामले में यह शाहरुख खान के जवान और पठान को मात नहीं दे पाई। फिल्म जिस हाल में बॉक्स ऑफिस पर बढ़ रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी इसे 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तेजी दिखानी होगी। सैम बहादुर के कलेक्शन की बात करें तो 14वें दिन तगड़े ड्रॉप के बाद इसने पूरा दम लगा दिया है, जिसका असर 16वें दिन देखने को मिला। फिल्म ने 4.5 करोड़ की कमाई की, जबकि 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को यह आंकड़ा सिर्फ 2.25 करोड़ था। इस तरह सैम बहादुर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और 100 करोड़ के आंकड़े पर नजर बनाए हुए है। फिल्म ने 16वें दिन में 71.35 करोड़ कमा लिए है। वही वर्ल्ड वाइड इसने 98.75 करोड़ का कलेक्शन किया है। सैम बहादुर का देश भर में 84.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो गया है। अयोध्या और राम मंदिर के लिए 30,500 करोड़ की योजनाओं के जरिए तेजी से विकास कार्य चल रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी अयोध्या से जुड़ी 6,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए योजनाएं चल रही है। आतंकी संगठनों को पनाह देता रहा पाकिस्तान अब खुद ही आतंक की मार सह रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और उससे जुड़े संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में आर्मी बेस पर हमला कर 20 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला गया था। टीटीपी के बढ़ते खतरे से घबराए पाकिस्तान ने यूएन में गुहार लगाई है, इस संगठन तक पहुंचते रहे हथियारों की जांच कराई जाए। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र पैनल से यह पता लगाने की गुजारिश की है कि प्रतिबंधित संगठन टीटीपी उनके देश में आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए आधुनिक हथियार कैसे हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के उपस्थायी प्रतिनिधि उन्मान जादून ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अवैध तस्करी और हथियारों के दुरुपयोग पर बहस के दौरान कहा कि टीटीपी जैसे आतंकवादी समूहों के पास आसानी से हथियार पहुंच रहे हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में हमले करने के लिए हो रहा है। इसमें ये पता करना भी जरूरी है कि इनके पास ये आधुनिक किस्म के हथियार अवैध बाजारों से आ रहे हैं या उन्हें उन संस्थाओं से मिल रहे हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या देश को अस्थिर करना चाहते हैं। टीटीपी ने यह हथियार कैसे हासिल किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा, ये हम सभी जानते हैं कि आतंकवादी उन उन्नत हथियारों का निर्माण नहीं करते हैं, वे उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों या देशों को अस्थिर करने के इरादे से अवैध बाजारों या संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे में सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वे इन हथियारों के अवैध व्यापार, हस्तांतरण और विचलन को रोकने के लिए उपाय करें। दुनिया भर में शांति के लिए ये जरूरी है। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में अमेरिका के सामने भी टीटीपी के खतरे का मुद्दा उठाया गया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी दौरे पर गए पाक के सेना प्रमुख असीम मुनीर की इस अमेरिका यात्रा का एक बड़ा मकसद टीटीपी के आतंकी है। मुनीर चाहते हैं कि टीटीपी को खत्म करने में अमेरिका उनकी मदद करे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार से भी लगातार टीटीपी पर लगाम कसने के लिए कहा है। पाकिस्तान की ओर से टीटीपी के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने का संकेत भी कई बार दिया जा चुका है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।